हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो देखिए, मैं आज आपके लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको पता होगा कि आपका डिलीटेड सिलेबस है और इस डिलीटेड सिलेबस में आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीटेड है। इसका पार्ट बहुत ज़्यादा डिलीटेड है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये देखिए, ओके, ये देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब डिलीटेड पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से अगर ये चैप्टर मेनली स्टार्ट ही यहाँ से होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी फॉसिल फ्यूल आपका डिलीटेड है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट डिलीटेड है, हाइड्रो पावर प्लांट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ही ये सब आता है। ठीक है, फॉसिल एनर्जी देखिए, फॉसिल फ्यूल डिलीटेड है। ठीक है, ये देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ही ये फॉसिल फ्यूल आता है, ये सब डिलीटेड है। ठीक है, और बायोमास भी आई थिंक डिलीटेड है। देखिए आप एक बार ये देखिए, बायोगैस है डिलीटेड, और ये रहा बायोगैस प्लांट, ये डिलीटेड है। विंड एनर्जी डिलीटेड है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी डिलीटेड है। सोलर एनर्जी डिलीटेड है इसके अंदर आपका, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब डिलीटेड पार्ट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो करने वाले हैं वो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस करने वाले हैं, और कुछ जो इन्होंने वर्ड नहीं दिए हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इन्होंने कुछ वर्ड्स, जैसे यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट है ना, इनके बारे में नहीं दिया है, तो हम ये भी पढ़ ही लेते हैं, है ना। क्या पता अगर आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। और कुछ पार्ट बायोमास तो नहीं है, बायोगैस प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे, अगर हमें करना होगा तो हम रिवीजन में करेंगे, बट अभी इस टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, और जियो थर्मल एनर्जी हम कर लेंगे, क्योंकि जियो थर्मल एनर्जी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट अ स्टडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करे, है ना, जब आपको ज़रूरत है ना, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कोई भी ऐसे स्रोत को हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको बोलते हैं। हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़। सबसे पहला जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका सेफ़ होना चाहिए और कन्वीनियंट यानी कि यूज़फुल होना चाहिए, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एनर्जी न्यूक्लियर कैन बी यूज्ड ओनली बाय हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अवर हाउस होल्ड पर्पज़। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी है वो आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट। जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू टू द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, जहाँ पर बनी है वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेबल होनी चाहिए वो एनर्जी। उसके बाद इजी टू स्टोर, थर्ड पार्ट है आपका इजी टू स्टोर। फॉर एग्जांपल, ह्यूज स्टोरेज ऑफ टैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी एक्सेट्रा। तो एक सेकेंड पॉइंट है इसमें, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। क्या क्या है आपके, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड फ्यूल के? सबसे पहले उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड आपका लेस स्मोक होना चाहिए। थर्ड आपका बर्न करने के बाद वो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करे, यानी कि लेस रेसिड्यू आफ्टर द बर्निंग। फोर्थ आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो गुड फ्यूल अगर आपका है कोई भी गुड फ्यूल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए,
स्मोक कम प्रोड्यूस करना चाहिए, और बर्निंग के बाद कम से कम उसके रेसिड्यू प्रोड्यूस होने चाहिए, अवेलेबल ईजी होना चाहिए, और चीप एंड ईजीली स्टोर और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन on the source of energy. They can be classified into renewable source of energy and नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये तो आपके कोर्स में है ही नहीं. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सब आता है. ठीक है, ये तो आपके कोर्स में है ही नहीं. और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब आता है. ठीक है, तो ये सब आपके एग्ज़ाम में मतलब आपके कोर्स में डिलीटेड सिलेबस में है, तो ये तो आपके में है ही नहीं. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर नेम मेंशन नहीं किया है ना, बट आई थिंक डिलीटेड ही होगा. बट आप फिर भी इसको करिएगा, मैं आपको फिर भी यही बोलूँगी कि आप कीजिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में. लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड every day in power station to heat up water to produce steam which further run up the turbine to generate the electricity. बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है ना. फॉसिल फ्यूल क्या करता है, जो वाटर है उसको हीट अप करता है. हीट करने से क्या होता है कि वाटर स्टीम में चेंज होता है, और स्टीम क्या है, वो टरबाइन को मूव कराती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल और पेट्रोलियम ओवर द डिस्टेंस. तो आपका कोल और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई मैनी थर्मल पावर प्लांट आर सेट अप नियर द कोल और ऑयल फील्ड. The term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted to electrical energy. ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, हीट एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, when the water flowing in a river is stored in a high rise dam and allowed to fall from the top of the dam, the water rushes down into the great force and which can be utilized by the large water turbine, and these turbine are connected with the electric generator which generate the electric current. So the electricity generated in this process, they are called as hydroelectricity, or we can say this plant, whole complete plants are called as hydropower plant. And the process involve transference of potential energy of water into the kinetic energy and then into the electrical energy. तो ये भी क्या है, कन्वेंशन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट. ठीक है, तो ये था. And also it is clean and non-polluting source of energy. Dam are constructed to collect the water flowing in the high altitude river, and the stored water has a lot of potential energy. When water is allowed to fall from height, the potential energy changes to kinetic energy which rotates the turbine to produce the electrical energy. तो ये था. इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं हाइड्रो पावर प्लांट के. इट इज़ रेडिली and abundantly available everywhere, free of cost, eco-friendly है, do not produce any environmental pollution. It is a renewable source of energy and inexhaustible resource. Also it is very cheap source of energy as it does not involve any cost investment. डिसएडवांटेज इसका ये है कि हाई एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट थर्मल पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. डैम कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ऑन अ रिवर साइड्स and also large area of human habitation and agriculture field get submerged. आपका जो बहुत सारा अगर आपको डैम बनाना है तो बहुत सारे आसपास के जो घर हैं वो आपको ख़त्म करने पड़ते हैं, आपको उनको वहाँ से मूव कराना पड़ता है, क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, है ना. रिवर वाटर फ्लो करता है तो बहुत सारी जगह चाहिए. ठीक है, पीपल फेस वेरी सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. चलिए, ये तो आपका कंप्लीट हुआ. उसके बाद आपका ये सब डिलीटेड है. ठीक है, आपको जियोथर्मल भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ. ठीक
ठीक है, 1 सेकेंड, जियोथर्मल यहाँ पर है ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ प्लीज़। ओके, आई थिंक जियोथर्मल यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है ना। ओके, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ये सब डिलीटेड है। ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी, ओके। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम। जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ एनर्जी is the heat of the earth and it is naturally occurring thermal energy found within the rock, and it is the formation and the fluid held within those formations. Energy hardness from heat of the sun is called as geothermal energy, and magma is formed. जियोथर्मल एनर्जी से मैग्मा फॉर्म होता है when this heat melts the rock and the rock and hot gases are called magma. The magma gets collected at the some depth and below the earth's surface, and these places are the hot spots. इनको बोलते हैं hot spots. When underground water comes in contact these hot spots, it changes into steam and which can be used to generate the electricity. तो एडवांटेजेस क्या है जियोथर्मल एनर्जी के? रिन्यूएबल है और इनएक्सपेंसिव है, यानी चीप है। डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत सारी साइट्स हैं जो कि इसकी अवेलेबल हैं, कुछ ही साइट्स हैं, कुछ ही साइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा, ये मैंने वही करवाया है आपको जो कि आपके सिलेबस में डिलीटेड है, वो नहीं करवाया है, जो वही करवाया है जिसका नाम वहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं, आप खुद के अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम रिवीजन में डेफिनेटली अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम करेंगे इस पार्ट को। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। इन्वायरमेंटल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसकी वजह से। ओके, चलिए, सो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में देखिए यहाँ पर the source we would choose depend on factors such as the ease of extracting energy from that source, the economic of extracting energy from the source, and the efficiency of the technology available, and the environmental damage that will be caused by using that source. ठीक है, कुछ ऐसे भी एनर्जी बनती हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। ठीक है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स चाहिए होती हैं, आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगानी होती है। दो वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल किसको बोलते हैं? सीएनजी को बोलते हैं। ठीक है, इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट पर्टिकुलर सोर्स इज़ क्लीनर ना, ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए जो क्लीनर हो। ठीक है, we have already seen that burning fossil fuel causes the air pollution, and some cases the actual operation of the device like solar cell is a pollution free. ठीक है, but the assembly of the device would have caused some environmental damage also. तो इनकी वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल डैमेजेस होते हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। और भी बहुत सारी एनर्जी जो होती हैं चेंज होती हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस होते हैं। हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस? ठीक है, कब तक ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कब तक ये एनर्जी अवेलेबल होती है? तो देखिए एक बार, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर। कुछ ज़्यादा टाइम के लिए आप डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप बहुत सारा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम कर लेंगे, बहुत सारा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा कि बहुत टाइम तक ये एनर्जी नहीं अवेलेबल होगी आपके लिए। सोर्स विल दैट विल गेट डिप्लीटेड समडे। एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल सोर्सेज, और क्या कहेंगे इसको? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल इसका एग्जाम्पल है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी मैनेज बायोमास बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज, वी कट डाउन द firewood, we can assured of constant supply of energy at a particular rate. Such energy is known as regenerated renewable. अगर आप मान लीजिए कोई पेड़ है ना, ट्री है, उसको कट करते हैं और उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी बार बार हमको मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम पेड़ को दोबारा से ग्रो कराते हैं, प्लांट को यूज़ करते हैं, ओके, है ना। तो आई एम सॉरी, ये था इफ़ वी मैनेज द बायोमास। अगर हम बायोमास को यूज़ करते हैं बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज़ वी कट डाउन
फॉर फायरवुड, है ना। तो अगर हम बायोमास को रिप्लेस करते हैं, अगर हम ट्रीज़ को ना कट करके, बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज़ वी कट डाउन फॉर द फायरवुड, है ना। तो अगर हम बायोमास का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो क्या है, एक रीजनरेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट in the form of some continuing or repetitive current of energy, and it is stored in such large underground reservoirs। तो ये सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, वो लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्व करके रखते हैं, रिजर्व रहती है ये सारी की सारी अंडरग्राउंड में। बायोमास क्या होता है एक्चुअली? बायोमास इज़ अ मटेरियल मेड अप ऑफ दैट कम्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। Biomass material used for energy are plants, wood, waste etc. These are called as biomass feedstock, ठीक है। ये सब बायोमास क्या है, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोमास को भी आप नहीं यूज़ करना चाहिए आपको, है ना। तो बायोमास भी नहीं यूज़ करना चाहिए फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। बेस इंस्टेड आपको एक ऐसा सोर्स यूज़ करना चाहिए, वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ हमको कुछ ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए जो कि कंटिन्यूस सोर्स ऑफ सप्लाई हो उसकी, और वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ठीक है। तो ना ही आपको बायोमास यूज़ करना चाहिए और ना ही आपको ट्रीज़ को कट करना चाहिए बार बार, है ना, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस पैराग्राफ से क्लियर हो गया होगा कि एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल और वी कैन से नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। एग्जॉस्टिबल सोर्सेज एनर्जी ऑफ एनर्जी वो हैं जो कि दोबारा हमको नहीं मिल पाते हैं, एक बार ख़त्म हो गए तो नहीं मिल पाएंगे आपको। और इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो कि आपको बार बार रिन्यू मिल जाते हैं, ठीक है, बार बार आपको मिल जाते हैं आपके इन्वायरमेंट में, जिनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, इससे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिसिटी करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।